हाय एवरीवन, आप सभी का एडीज क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में वर्क पावर में काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर चुके थे। आज हमें एक थ्योरम डिस्कस करना, वेट यानी वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यानी हमें कौन सा थ्योरम डिस्कस करना है, इसको मैं बार बार न्यूमेरिकल्स में क्या लिखता हूँ, वेट यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट देखता हूँ कि जब कभी भी फिजिक्स में या मैथ्स में हम लोग कोई भी थ्योरम डिस्कस करते हैं ना, तो उस थ्योरम का कंडीशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद में थ्योरम के स्टेटमेंट पे बात की जाती है। तो अगर मैं सबसे पहले कंडीशन पे आऊँ ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या कोई कंडीशन वगैरह है या नहीं है, तो मैं साफ साफ अगर कहूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। कोई भी कंडीशन नहीं है कि क्या मतलब है? तो कोई भी कंडीशन नहीं, इस बात का ये मतलब है ना कि जहां भी तुम्हें ऐसा लगे ये थ्योरम लगा के बेनिफिट है वो लगा देना। कब लगेगा, किस अजम्पशन के साथ लगेगा? तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अप्लाई करने का कोई भी अजम्पशन वगैरह नहीं है। अब मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। क्या स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट होता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces must be equal to work done by all the forces must be equal to change in चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन हमारा किसके इक्वल रहने वाला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब अगर मैं लिखूं तो क्या मैं कहना चाह रहा था, डेट इज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू, चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी पर अप्लाइड कितने भी फोर्स हो, अच्छा कैसा भी फोर्स हो हमारा, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो ना, सभी फोर्स का जो वर्क डन है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इसी को और मैं फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना। तो वर्क डन बाई ऑल रहने दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल क्या बनेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम ध्यान दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। मुझे लग रहा 1/2m यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद में ये फाइनली बन गया 1/2m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस का इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिखा हुआ है बेसिकली। हाँ, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते ना, इसको ऐसे लिख देंगे, देखना। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम, इसको लिख देते हैं फाइनल स्पीड चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, या चेंज इन स्पीड का स्क्वायर। क्या लिखा है? चेंज इन स्पीड का स्क्वायर। अच्छा, चेंज इन स्पीड क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते। ये लिखा है क्या? फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह लिख रहे होंगे। आगे एक आध बात और सुना, हमने क्या देखा? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इस थ्योरम को जरा खूबसूरती से देखो। अगर बॉडीज पर बहुत सारे फोर्स लगे, फोर्स लगने की वजह से उसके पास वेलोसिटी है, पर अगर उसका स्पीड चेंज ना होना, वेलोसिटी नहीं डायरेक्शन चेंज हो, तभी फर्क नहीं है। हमें यहाँ स्पीड से मतलब है। अगर किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड अनचेंज रहे ना, तो उस पर जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहने वाला है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो होगा। क्या मैं कह रहा हूँ? इफ वेरियस forces applied on an object, if various forces applied on an object and it does not change, and it does not change
ऑब्जेक्ट स्पीड देन वर्क डन बाय all the forces then work done by all the forces will be zero। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी में स्पीड चाहिए होता है। एक बात और सुनना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमें यही रहता है कि किस टाइप के, किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा ना दिया हो ना पूछा गया हो तो कौन सा थ्योरम यूज कर लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस बात को दिमाग में रखना। पर कई बार हम सवाल करेंगे, है भी हमारे पास आगे, कि टाइम दिया होगा तब भी हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ यूज करके कुछ जुगाड़ लगाकर। पर मैं मैक्सिमम मोस्टली उन सवालों में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ जिनमें टाइम वगैरह ना। तो किस चैप्टर में करेंगे, 1D पूरे मैकेनिक्स में, पूरे काइनेमेटिक्स, पूरे मैकेनिक्स में कहीं भी कर सकते हो। जब भी तुम्हें मेनली वर्क और स्पीड या एनर्जी, खासकर काइनेटिक एनर्जी को आपस में रिलेट करना हो, तब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना। अब इस पे लगभग हमारे पास में 15 to 17 क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करना, देखते हैं क्या है। हाँ, आराम आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से रिलीज करने का मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, फ्रॉम हाइट h। क्या कह रहा है, अगर मैं इसको ग्राउंड कह दूं ना, सुनते रहना, h हाइट से एक, h हाइट पे एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको यहाँ से रिलीज किया गया। रिलीज करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, 0। हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड अंडर रूट जी एच, और जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा ना, तब इसका स्पीड हमारा कितना दिया गया है, अंडर रूट जी एच। हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड अंडर रूट जी एच। फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स यहाँ क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा। वैसे मैकेनिक्स में हम लोग 1D में एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ कह रहा मानो तो मानेंगे और लगाएंगे भी। अब सवाल ये उठा, रेजिस्टिव फोर्स या एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टिव फोर्स या एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इस पोजीशन को A कह दूं, इस पोजीशन को B कह दूं ना, तो जब ब्लॉक हमारा A टू B मूव किया होगा, जब ब्लॉक हमारा ए टू बी मूव किया होगा, तो लगातार वेलोसिटी कैसा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे रेजिस्टिव फोर्स या एयर रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई हो रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तुम कहोगे सर इसके अलावा मुझे पता है बॉडी के पास में मास है, तो मास के वजह से mg तो हमेशा ही कैसा रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या कोई और फोर्स आएगा, नहीं। अब देखना, मुझे इनिशियल स्पीड का आइडिया, फाइनल स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी इसका आइडिया है। काइनेटिक एनर्जी का आइडिया हो, कुछ वर्क वगैरह पूछा हो, तो क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। और अगर ध्यान दो, मुझसे पूछा क्या है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स पूछा हुआ है। तो मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, वेट यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम में एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है ना, ये अप्लाई करने से पहले सोचना नहीं होता है कि फोर्सेस हैं या नहीं है, या हैं तो उनका कौन सा फोर्स चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। हमेशा इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, जहां मन करे वहां अप्लाई कर दो। अब स्टेटमेंट है क्या बताना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा। मैं पूछूं यहाँ कितने फोर्स है, तुम कहोगे सर 2 फोर्स है, तो इन्हीं दोनों फोर्स का मुझे क्या लिखना होगा, वर्क डन। एक फोर्स हमारे पास में है रेजिस्टिव फोर्स, उसका वर्क डन लिख दूं। दूसरा फोर्स हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वर्क डन लिख दूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। लाके वैल्यू पुट करें, मुझे शायद कैलकुलेट करना है ना, ध्यान दे, क्या वर्क डन बाय रेजिस्टिव कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन देखना। तो ग्रेविटेशन का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन हमने याद कर रखा कैसे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो ग्रेविटेशन का वर्क डन पॉजिटिव होगा mgh। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो ग्रेविटेशन का वर्क डन नेगेटिव होगा mgh। अब देखना, ऑब्जेक्ट ए से बी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आया है, तो लगातार फोर्स भी डाउनवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है, तो हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, ग्रेविटेशन का पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव कितना, mgh हाफ m। जरा देखना फाइनल स्पीड हमें कितना गिवन है, वेलोसिटी से तो मतलब है नहीं है, स्पीड चाहिए। तो फाइनल स्पीड हमें गिवन है अंडर रूट जी एच स्क्वायर। इनिशियल स्पीड देखो 0 रिलीज किया था, तो रेस्ट से रिलीज करेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 था, तो इनिशियल स्पीड 0 था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया, 0। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ देखो अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा,
फाइनली ये बचा हुआ इस साइड में mgh/2 और प्लस का mgh इधर आएगा तो ये भी कितना बन जाएगा माइनस का mgh। मैं इसे अगर सॉल्व करूँ ना तो फाइनली हमारा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बनकर कितना आ जाएगा माइनस mgh/2। हमारे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना बनकर आ चुका है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स फाइनली हमारा बनकर आया है माइनस mgh/2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या है। A force applied on a particle of mass 2 kg। एक पार्टिकल है जिसका मास हमें कितना गिवन है 2 kg। A particle of mass 2 kg at which force is applied changes its velocity from इतना टू इतना। ये फोर्स जो अप्लाई हुआ है ना, ये इस पार्टिकल का वेलोसिटी यानी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया था वो कितना था 2i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का फोर्स लगने के वजह से जो फाइनल वेलोसिटी बनकर आया है ना, वो वेलोसिटी कितना है 3i कैप प्लस का 4j कैप मीटर पर सेकेंड। आगे फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस, तो हमें इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है। जरा देखो, वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है ना, मैं पूछूं अपने पास में क्या थ्योरम है, तो कभी भी स्पीड वगैरह दिया है, वर्क वगैरह कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम कहोगे तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड पता होना चाहिए। हाफ एम कॉमन ले ले तो बन जाएगा फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। यहाँ हमें वेलोसिटीज गिवन है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है स्पीड। देखो कि यानी मैग्नीट्यूड निकालना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो फाइनली 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारा आंसर कितना बन गया है अंडर रूट 40। ऐसे फाइनल स्पीड अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फाइनली ये बना फाइनल स्पीड अंडर रूट 25। हालांकि यहाँ वैल्यू पुट करें, हाफ मास हमारा है 2, फाइनल स्पीड का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म तो 40 माइनस इनिशियल कितना है अंडर रूट खत्म होगा स्क्वायर करने पे, ये 2 2 कट गया तो फाइनली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आया 40 माइनस 25 यानी 15 जूल। तो हमारा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना बनकर आ चुका है 15 जूल के अराउंड आया है। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg। एक पार्टिकल है जिसका मास हमें कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है 3 kg, डिपेंड्स ऑन अ पोजीशन x। अच्छा, वेलोसिटी का वेरिएशन कितना दिया गया है x टू द पावर 1/2। फाइंड टोटल वर्क डन ऑन पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर में हमें टोटल वर्क डन यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं ना बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के। कैसे, वेलोसिटी अगर x के टर्म में गिवन है, एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं क्या लगाऊंगा v dv by dx, उससे हमारा एक्सेलरेशन आएगा, करके देखना 1/2 आएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो मैं क्या करूंगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो 2 मीटर पे मैं क्या पता कर लूंगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, एक्सेलरेशन पता होने का मतलब मास का मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स आ जाएगा। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, मल्टी फोर्स कांस्टेंट भी आएगा तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क आएगा। वो एक लेंदी प्रोसेस है। मैं अभी के लिए मैं अगर देखूँ ना, मुझे वेलोसिटी दिया है, वर्क पूछा है, वेलोसिटी दिया है, वर्क पूछा है, कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस थ्योरम में खूबसूरती यही है ना कि हमें लगाने से पहले दिमाग नहीं लगाना है, जहां भी तुम्हारा मन करे ना वहां तुम लगा दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो हमें कैलकुलेट ही करना था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अगर मैं कॉमन ले लूं तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। मास हमें गिवन है 3। अच्छा, फाइनल स्पीड का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन x इज इक्वल टू 2 मीटर है तब का स्पीड। तो ये देखो बेसिकली अंडर रूट एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करूं तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 खत्म हो जाएगा,
इनिशियल स्पीड एक्स अगर जीरो पुट किए तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर जीरो होता है, जी स्क्वायर जीरो, ये टू टू कटेगा तो एक लाइन में हमारा आंसर निकल कर आ गया है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू कितना निकल कर आया, 3 जूल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे देखें। बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। वेट हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हो गया। इस पे हम लोग जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहने वाला होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन रीड करें क्या है। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अच्छा एक वर्ड यहाँ पर क्या है, सिंपल पेंडुलम, सॉरी ध्यान देना। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक वर्ड यहाँ पे क्या है, सिंपल पेंडुलम होता क्या बेसिकली, एक स्ट्रिंग हो उसके एक एंड पर बॉब कनेक्टेड हो, इसे पेंडुलम कहेंगे। जब ये पेंडुलम ऐसे वर्टिकल सर्कल पे ऑसिलेट करता है ना तो उसे हम लोग सिंपल पेंडुलम कह रहे होते हैं। तो द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना है, एल, इज रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा, जीरो। व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, देखना क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ हमें एल गिवन दिया गया है। जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल में है ना तो इसको रिलीज करने का मतलब यहाँ पे स्पीड कितना है, जीरो। फाइंड इट्स स्पीड एट द बॉटम, तो क्या करें, जब ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाए तो इसका स्पीड कैलकुलेट करो। अच्छा बताना, जब बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो ऐसा कुछ होगा, ये बॉल, ये यहाँ पे बॉल, इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ ऐसे किसी पर। और जब यहाँ बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर है तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आएगा ना वो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल ही आने वाला है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ का मुझे पता, ये सवाल मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकता हूँ, वहां ज्यादा बेहतर पड़ेगा, पर अभी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बता रहा हूँ। स्पीड हमें कैलकुलेट करना, ये वी का वैल्यू, मैं पूछूं कौन से फोर्सेस हैं, सर एक तो मुझे लग रहा है ना, अगर मैं ऐसे किसी इंस्टेंट की बात करूं तो मैं पूछूं कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो मास की वजह से mg आ रहा होगा और दूसरा क्या आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा। इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन भी लिखना पड़ेगा। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन करना है वेट, अगर स्पीड कैलकुलेट करना वेट अप्लाई करो, वेट है क्या, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा। ऑल द फोर्सेस में कौन कौन सा है, सर एक तो ग्रेविटेशनल का फोर्स है और दूसरा टेंशन का वर्क डन आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन निकालना है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या होगा, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में है और तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें फोर्स के डायरेक्शन का चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए होता है वर्क डन लिखने में। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, मैं इफेक्टिवली डाउनवर्ड में कितना आया हूँ, जो स्ट्रिंग का लेंथ है। अब डाउनवर्ड में फोर्स है, डाउनवर्ड में फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन पॉजिटिव, वर्क डन बाई टेंशन सुनना, ध्यान देना। अगर किसी इंस्टेंट पे हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे है ना तो यहाँ पर स्मॉल टेंशन है, ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds होगा, तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है क्या ये टेंशन के परपेंडिकुलर, हाँ, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और इस पूरे रास्ते में ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होंगे और हर इंस्टेंट पे हमारा टेंशन क्या रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, यानी हमारा टेंशन का वर्क डन हर इंस्टेंट पे जीरो बनेगा, तो फाइनली टेंशन का वर्क डन कितना रहेगा, जीरो। हाफ एम, फाइनल स्पीड को v कहा, यही निकालना है। इनिशियल स्पीड रिलीज किया था तो जीरो था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। यहाँ देखो एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर हमारा बनकर आया है 2gl, तो फाइनली v कैलकुलेट हो गया है अंडर रूट 2gl। तो जब हमारा पेंडुलम हॉरिजॉन्टल हुआ है तो बॉब का स्पीड कितना निकल कर आया है, पेंडुलम वर्टिकल यानी लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचा है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हुआ है, तो वो स्पीड कितना कैलकुलेट हुआ, अंडर रूट 2gl के अराउंड कैलकुलेट हो गया है। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, रीड करते हैं। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना है, एल, इज रिलीज व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, अभी तक तो वही सेम काम कह रहा है ना, यानी मुझसे कह रहा है ना हमारे पास में एक
पेंडुलम है जो कि हॉरिजॉन्टल में था, और अगर हमारा पेंडुलम ऐसे हॉरिजॉन्टल में है ना, तो इस बॉब को रिलीज किया गया है, इसका लेंथ भी एल था, रिलीज करने का मतलब यहाँ पे स्पीड भी कितना रहेगा, 0 ही रहने वाला है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब इसका मोशन का पाथ कैसे, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होगा, अब मैं इसका पाथ बनाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे कभी ना कभी वर्टिकल होगा, सर्कुलर पाथ बनाऊं तो ऐसा कोई सर्कुलर पाथ हमारा बनकर आया होगा, ऐसे ऐसे रैंडम किसी पाथ पर मोशन, सर्कुलर पाथ पे एल रेडियस के मोशन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, फाइंड इट्स स्पीड, हमें बॉब का स्पीड कैलकुलेट करना है, व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जब हमारा ये जो बॉब है ना, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये जो हमारा बॉब है जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, तो इसका स्पीड वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन में, और यही वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगल वगैरह का भी थोड़ा सा खेल हमें देखना पड़ेगा। मैं कहूँ जब कभी भी एक स्पीड दिया है, दूसरा स्पीड पूछा है, और हमसे फोर्सेस अगर मैं बात करूं, तो तुम कहोगे सर वही दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं, एक तो मास के वजह से mg अप्लाई होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन आने वाला है, ये दोनों फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दिए। अब हमें अगर स्पीड कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, यानी बेसिकली मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, वर्क एनर्जी थियरम। और वर्क एनर्जी थियरम कहता क्या है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनता है। मैं कहूँ ऑल द फोर्सेस के नाम पे यहाँ एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा टेंशन फोर्स है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी 0। मेन काम है टेंशन का वर्क डन भी हमें पता कितना होगा, 0। मेन काम है ग्रेविटेशन का वर्क डन। अच्छा, ग्रेविटेशन का वर्क डन चाहिए ना, तो फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहां से यहां तक आने में ना फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है h। ये h कैसे निकालूंगा देखना, अगर वो हाइट h था तो ये भी कितना हो जाएगा h। अच्छा, ये थीटा, तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये भी थीटा हमारा बनकर आया, थीटा बता। अच्छा, ये स्ट्रिंग है तो लेंथ कितना l, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा फार्मूला है, साइन का, तो बेसिकली हमारा साइन थीटा बनकर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एच हमारा कितना निकल गया। और अगर एच तुम निकाल चुके तो वर्क डन लिखने में दिक्कत ही नहीं है। वर्क डन क्या होगा सर, फोर्स है हमारा mg, डिस्प्लेसमेंट है एल साइन थीटा, दोनों डाउनवर्ड में तो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम एम कैंसिल आउट होगा, सॉल्व करें तो वी स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस यहाँ, तो बन गया 2gl साइन थीटा, यानी स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल्स टू क्या आया है, √2gl साइन थीटा। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया, कितना आंसर आया है, √2gl साइन थीटा। बहुत सारे लोग अक्सर बुक्स वगैरह में ना देखना, ये क्वेश्चन देता है यहाँ वर्टिकल से एंगल, फिर स्पीड वगैरह निकालना होता है, तो बहुत सारे लोगों को हाइट हाइट वगैरह याद कर लेते हैं ना, और ये जो हाइट आता है ना यहाँ से, ये जो हाइट आएगा, ये पूरा हाइट कितना था एल, तो ये आता है एल कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाता है एल माइनस एल कॉस थीटा। वो सब याद मत करो, क्वेश्चन में जो कहे थोड़ा कमांड होना चाहिए अपने ट्रिग्नोमेट्री पे, बेसिक साइन कॉस पे, उसके बाद में निकाल लेना एंगल जैसे भी दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करें, देखिए क्या बनेगा, ध्यान दो। अब बुलेट वेइंग 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। हमारे पास में एक बुलेट है, इस बुलेट का मास हमें कितना दिया गया है 10 ग्राम। इस फायर्ड विद अ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, इस बुलेट को फायर किया गया कितने वेलोसिटी से, 800 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 100 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में 800 मीटर पर सेकेंड था, ये डिक्रीज होके कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल, एक मिट्टी का ऐसे वॉल है, इस मिट्टी के वॉल की थिकनेस 1 मीटर है ना, और जब इसे पास करके निकल रहा है तब इसका स्पीड जो स्टार्टिंग में इंटर करने पर 800 मीटर पर सेकेंड था, तो एग्जिट करने पर, बाहर निकलने पर कितना स्पीड हो गया है 100 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज। अच्छा, स्पीड क्यों कम होगा, क्योंकि मड
जो है अंदर मटेरियल जो मिलेगा मिट्टी का, वो क्या करेगा, इसके अपोज करेगा, इसको नहीं चाहेगा वो आगे निकले तो अपोज करेगा, वो उसके पार्टिकल अपोज कर रहे होंगे तो लगातार स्पीड को डिक्रीज करेंगे, और उसके वजह से हमारा रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टिव फोर्स आएगा। पर वो फोर्स तो लगातार वैरी करेगा स्पीड के साथ में, पर मुझसे वो फोर्स नहीं, उसका एवरेज फोर्स पूछा है। मुझे पता है एवरेज फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, यही फोर्स पूछा हुआ है, निकालते हैं, देखना कैसे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी इंस्टेंट पे यहाँ पार्टिकल है और कौन सा फोर्स आएगा सर, एक तो मास की वजह से mg आएगा, इसके वजह अलावा और कोई फोर्स आने वाला है नहीं। मुझे स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जीज पता है, वर्क वगैरह पूछा है, वर्क का मतलब फोर्स पूछने का मतलब वर्क ही पूछा हुआ, फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स हमेशा मैंने बता रखा है ना, एवरेज फोर्स हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स पूछा है तो लिखना भी आसान है वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ऑल द के नाम पे यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, एक तो रेजिस्टिव फोर्स है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक तो आ जाएगा रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन, दूसरा आ जाएगा ग्रेविटेशनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा हाफ है, मगर कॉमन ले लूँ मैं तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस का इनिशियल स्पीड का, बाकी यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखना। वर्क डन बाय रेजिस्टिव क्या लिखोगे सर, रेजिस्टिव फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो क्या रहेगा माइनस। फोर्स को मैंने एफ एवरेज कहा, यही पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वन। देखना ग्रेविटेशन का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, बुलेट का डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू वर्क डन जीरो। हाफ मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम कैसे बनाएंगे, 1000 से डिवाइड। फाइनल स्पीड 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे 4 जीरो आ जाएगा। इनिशियल स्पीड 8 का स्क्वायर 64, 2 जीरो का, एक जीरो तो मुझे लग रहा है यहाँ से कट गया, ये 2 जीरो और कट करोगे तो यहाँ से 2 जीरो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बनकर आया है, एलएचएस में तो सिर्फ नेगेटिव ऑफ एफ एवरेज दिखा, आरएचएस में देखना यहाँ पे 1/2, 100 माइनस 6400, तो 6400 में से अगर तुम 100 माइनस, नहीं सॉरी 1000 माइनस 6400 में से अगर मैं 100 ही है ना, 100 अगर माइनस करूंगा मैं तो हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 6300। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से डिवाइड अगर करूं तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स जो हमारा निकल कर आया है वो 3150 न्यूटन कैलकुलेट हुआ है। हमारा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना, तो बेसिक सवाल, जब तक हमें स्पीड वगैरह वर्क वगैरह को रिलेट, वर्क फोर्स रिलेट करने का मतलब क्या है, बेसिकली वर्क ही रिलेट करना है, और टाइम का बहुत ज्यादा पंगा ना हो। टाइम वाले सवाल भी, पंगे वाले सवाल भी एक आध हम करेंगे, पर टाइम का पंगा ना हो तब तक वर्क एनर्जी थ्योरम या आगे थ्योरम पढ़ेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, उससे जिंदगी हमारी हमारी चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या। अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास, सॉरी वही सेम क्वेश्चन है, दो बार लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना m है, मूव्स विद अ वेलोसिटी। अच्छा, पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल का वेलोसिटी कितना गिवन है, अल्फा अंडर रूट एक्स, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d। यानी जब डिस्प्लेसमेंट हमारा, ऐसा काम कर चुके हैं एक सवाल, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू d का डिस्प्लेसमेंट हो तो हमें निकालना है। तुम कहोगे सर वर्क डन बाय ऑल चाहिए ना, तो ये तो हम वेट लगाएंगे, चलो देखो मैं वेट लगा के बता रहा हूँ। मैं अगर वेट अप्लाई करूँ तो वेट है क्या, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनने वाला है। ऑल द फोर्सेस निकालना ही है वर्क डन का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, मास हमें m ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, फाइनल स्पीड चाहिए, जब वो फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितना अंडर रूट डी, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स, सॉरी
फाइनल पोजीशन डी, तो अगर मैं x का वैल्यू डी पुट करूं तो फाइनल स्पीड आ जाएगा अल्फा अंडर रूट डी का स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन जीरो तो इनिशियल स्पीड जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी फॉर्मूली हमारा कितना बनकर आ गया, जीरो। देखो एक लाइन में आंसर निकल कर आया है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम अल्फा स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म होगा, हमारा आंसर आ गया हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये हमने वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस कैलकुलेट करके देख लिया है। अगर ये हुआ तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगला हमारे पास में क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक बॉडी है जिसका मास अभी मुझे दिया है 1 kg, उसका वो डिस्प्लेसमेंट देना चाहता, देखते हैं कहाँ पे दे रहा है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमारा डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से दिया है, x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना है फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में, यानी जब टाइम 1 सेकेंड हो तो वर्क डन निकालना है। अब जरा देखो, दो तरीके, एक तो पोजीशन दिया है, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगा, डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आया, फोर्स निकालने के लिए मास का मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ गया। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया, टाइम को तुम 1 पुट करना, सॉल्व करना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फोर्स पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, वर्क डन निकल कर आ जाएगा। इसमें भी हमने खूब प्रैक्टिस किया हुआ है, ये भी तरीका सही है, बिल्कुल वैलिड है, कर सकते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर तुम ध्यान दो ना, ऐसे हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ था, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, और कौन सा फोर्स आएगा, mg आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, नॉर्मल आएगा अपवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो x का है वो हॉरिजॉन्टल में है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर वर्क डन निकालना है तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, पर वर्क एनर्जी थ्योरम में आरएचएस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड लिखना होता है। अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इसको डिफरेंशिएट करो, स्पीड आएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर अपॉन 3, तो v कितना। अब अगर मैं पूछूं इनिशियल स्पीड के लिए, तो तुम कहोगे सर अगर इनिशियल स्पीड चाहिए तो टाइम को 0 रख दें, फाइनल स्पीड चाहिए तो टाइम को 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हमारा फॉर्मूली 1 मीटर पर सेकंड ही बनकर आया। अब एक लाइन में आंसर, वेट अगर मैं लगाऊं तो वेट है क्या, वेट हमारे पास में है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में दो एक फोर्स आया ग्रेविटेशन का, एक आया नॉर्मल का, और एक जो डिस्प्लेस कर रहा है ना वो एक्सटर्नल फोर्स है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू वर्क डन जीरो। सेम इसी तरीके से नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर टू वर्क डन जीरो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल तो हमें कैलकुलेट करना है, हाफ मास कितना है 1, फाइनल स्पीड 1 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना 0। तो फाइनली हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बनकर आया है 1/2 जूल, या इसी को मैं 0.5 जूल भी कह सकता हूँ। तो ये हमने करके देखा, हमारा वर्क डन कितना कैलकुलेट होकर आ गया है, 1/2 जूल कैलकुलेट होकर आया है। क्वेश्चन नंबर 37 था, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। अ ब्लॉक इज गिवन अ स्पीड u अप द इंक्लाइन प्लेन, एक ब्लॉक है जिसको अप द इंक्लाइन प्लेन कितना स्पीड गिवन है, कितना स्पीड दिया गया है, u स्पीड। द इंक्लाइन प्लेन एज शोन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड आउट x व्हेन द ब्लॉक स्टॉप्स मूविंग, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है। मैं कहूँ यहाँ फोर्स दिखाना, तो तुम कहोगे सर एक फोर्स लगेगा, फाइनल स्पीड भी कितना दे रहा है 0, एक फोर्स आएगा नॉर्मल, एक फोर्स आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक फोर्स और कौन सा आने वाला है mg। पर मैं इंक्लाइन प्लेन पे mg ना दिखा के mg का कंपोनेंट दिखाता हूँ। तो mg का एक कंपोनेंट इसी साइड आएगा कितना, mg sin थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस आता है mg cos थीटा। इनिशियल स्पीड पता, फाइनल स्पीड, हमें क्या कैलकुलेट करना था, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा x कैलकुलेट करना है, ये जो x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हमें x कैलकुलेट करना है, देखते रहना। तुम कहोगे सर कभी भी क्वेश्चन करना हो
इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड पता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक तरीके से वर्क में तो आ ही जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऑल द फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स है, सर ग्रेविटेशन के दो कंपोनेंट है, दोनों का वर्क लिखूंगा, नॉर्मल है इसका वर्क लिखूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका वर्क लिखूंगा। अच्छा, फाइनल काइनेटिक कितना, फाइनल स्पीड जीरो, तो काइनेटिक कितना, जीरो, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। पहले मैं चाहता हूँ मुझे सारे फोर्स पता है ना, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पता, जरा बताना काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या था, म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल है कितना डायग्राम में, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, कोई मोशन हो नहीं रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल कितना mg cos थीटा, तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया है, म्यू mg cos थीटा, लाके यहाँ रखो। ग्रेविटेशन, अगर मैं कहूँ mg cos थीटा की वजह से वर्क डन जीरो, क्योंकि x और ये mg cos थीटा परपेंडिकुलर है। मैं कहूँ mg sin थीटा के लिए वर्क डन, तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन प्लेन है, mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो हमारा ये वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और है कितना, फोर्स है mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है x। नॉर्मल, सर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस है, यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन जीरो। काइनेटिक फ्रिक्शन भी अपोजिट में है, काइनेटिक फ्रिक्शन था कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस हर जगह पे कट जाएगा, इसमें देखो एम जी एक्स दोनों जगह पर है, कॉमन ले लो, तो अगर मैं यहाँ से एम जी एक्स कॉमन ले लूँ ना, तो यहाँ बचा कितना, साइन थीटा, यहाँ बचेगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। एक्स हमें निकालना, एक्स कितना आया, इन सबको इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर बाई टू जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू, ये हमारा फाइनली इतना डिस्टेंस अप द इंक्लाइन प्लेन चल के हमारा जो ब्लॉक है ना वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। इसके आगे अभी भी कुछ 7-8 सवाल हैं, 6-7 सवाल तो ही है एटलीस्ट, इन सवालों को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि लेक्चर हमारा बड़ा ना होना, ताकि हम लोग बोर ना हो। बाकी एक टाइम पे एटलीस्ट एक लेक्चर कंप्लीटली देखें, 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर देखना कोई टफ नहीं है। हाँ बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, फास्ट का मतलब क्या, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ ना, क्लास होता तो चिल्ला चिल्ला के यही 7-8 सवाल में 1-1.5 घंटे में कराता, लेकिन यहाँ लगभग हमने 30 से 40 मिनट में ये चीज़ें कवर कर लिया है। आगे जो अभी भी और क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम में, इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।